हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BPSC 101। ये क्वेश्चन पेपर हम आज करने वाले हैं डिस्कस। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हम आप अच्छे से क्वेश्चन लिख पाओ, ठीक है, और मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिला। कोई 5 प्रश्न करने हैं आपने, और वर्ड लिमिट यहाँ पे ना 400 दी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस पार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला ही बनता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम या भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप बताएंगे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक जो प्रबंधन का जो सिद्धांत है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी, और जो किन्होंने की थी, ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने की थी। इन्होंने कार्य प्रवाह को अनुकूलित करके, मतलब जो काम करने का जो तरीका होता है ना, उसको अनुकूल रूप से बना के जो श्रम उत्पादकता होती है, मतलब जो लेबर जो काम करते हैं उस काम के बदले में जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। ठीक, अब इसको एक एक चीज़, इसका जो सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, इसमें पहला जो हम हेडिंग बनाएंगे, वैज्ञानिक वो अंगूठा नियम, नो रूल फॉर थंब। तो इस सिद्धांत का ये अर्थ था कि जो काम करने के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, उनके लिए अंगूठा नियम, ठीक है, मतलब रूढ़िवादी दृष्टिकोण या अनुमान, इस पर डिपेंड रहने के बजाय वैज्ञानिक विधि, ठीक है, इसका यूज़ किया जाना चाहिए। और काम करने का केवल एक ही सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए जिसे प्रयोग और विश्लेषण के द्वारा खोजा जाए, उसको सर्च किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देन सेकंड पॉइंट होगा सामंजस्य और मतभेद ना हो, या फिर हार्मनी, नो डिस्कॉर्ड। तो प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच एक तरह से पूरी तरह से सहयोग, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। तो जो टेलर हैं, ठीक है, टेलर के अनुसार जो श्रमिक और जो मालिक हैं उनको ये समझना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का काम नहीं चलेगा दोनों के बिना। तो किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, उनके बीच कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। थर्ड है सहयोग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद, मतलब सबके साथ सहयोग की भावना से काम करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व ना हो। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है आपसी सहयोग पर जोर देता है। प्रबंध और कर्मचारियों को जो व्यक्तिगत एक प्रतिस्पर्धा होती है ना, कि मेरी सैलरी ज़्यादा हो, मेरे पास काम ज़्यादा हो, या फिर जितने भी जो एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन की भावना जो होती है, उसके अलावा एक टीम के रूप में मिलकर, जो संगठन के रूप में मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। फिर है कार्य अध्ययन, वर्क स्टडी। इसमें क्या होता है कि एक तो टाइम स्टडी, वर्क अध्ययन पर ध्यान दिया जाता है। वर्क अध्ययन के साथ साथ जो गति अध्ययन, ठीक है, मोशन स्टडी, गति, थकान और समय, इन तीनों चीज़ों के अध्ययन पर जो है इस पर काम करने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टेलर के द्वारा कुछ और भी सिद्धांत हैं जो उन्होंने सुझाए थे, और ये अनावश्यक जो टाइम की बर्बादी होती है ना, उसको रोकता है। 5वां है मानकीकरण में बता देना कि जितने भी औजार होते हैं, मशीनें होती हैं, और जो काम करने की जहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनी होती हैं ना, उनका मानकीकरण करना, ताकि जो कार्य कुशलता है उसमें सुधार हो सके। ठीक है, 6th लिखेंगे अधिकतम दक्षता एवं समृद्धि का विकास। श्रमिकों का जो सिलेक्शन होता है, जो चयन होता है, वो उनकी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। कार्य के अनुसार उन्हें उचित ट्रेनिंग दिए जानी चाहिए, ताकि इससे श्रमिकों की जो कार्य कुशलता है उसमें वो तो बढ़ती ही है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो उत्पाद होता है ना, उत्पादन क्षमता, वो दोनों बढ़ती हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है मास्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं
इंट्रोडक्शन में बता देना कि अब्राहम मास्लो द्वारा जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, एक मनोवैज्ञानिक का एक प्रेरणा सिद्धांत है। इसके अनुसार इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि जो मानवीय आवश्यकता होती है ना, जो इंसान की जो आवश्यकताएं होती है, वो एक सीढ़ी या फिर पिरामिड, ठीक है, इसके रूप में व्यवस्थित होती है। जैसे मनुष्य सबसे पहले अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनके लिए प्रेरित होता है। जैसे जैसे वो आवश्यकता पूरी हो जाती है ना, तो वो और ऊंचे स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ने लगता है। तो इसी रूप में इसको सीढ़ी और पिरामिड से इन्होंने मतलब उसके साथ एक तरह से उपमा देने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो इन्होंने जो ये आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, इसको 5 लेवल्स में इन्होंने बांटा है, जिसमें पहला है शारीरिक या फिर जैविक आवश्यकताएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य की सबसे मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जो जीवित रहने के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? भोजन, पानी, सांस, नींद, घर, गर्मी, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जो व्यक्ति होता है वो और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। सेकंड है सुरक्षा संबंधी, ठीक है। सुरक्षा संबंधी में आप बताएंगे कि जो शारीरिक ज़रूरतें पूरी, जब सारी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद व्यक्ति अपनी स्थिरता, ठीक है, अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और नियंत्रण, इनके बारे में सोचता है, जिसमें होती है शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था। और व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और उसे किसी भी प्रकार का डर ना हो। ये हर इंसान चाहता है, ठीक है। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकता में बता देना कि आप इस स्तर पर जो व्यक्ति है ना, वो समाज से एक तो जुड़ाव महसूस करता है और स्नेह इसकी तलाश करता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? परिवार, मित्र, प्रेम और किसी भी समूह का हिस्सा होना, ओके। और इस स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको अकेलापन और अस्वीकृति महसूस नहीं करनी होती, मतलब उसको नहीं चाहिए होती वो सारी चीज़ें। फिर है सम्मान संबंधी। इसमें बताएंगे कि जिसमें आत्मसम्मान हो गया और दूसरों से आदर की मांग करता है। इसमें शामिल होता है जैसे उपलब्धि हो जाते हैं, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, पद, पहचान, ये सारी चीज़ें। और इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे एक तो खुद के प्रति, ठीक है, खुद के प्रति सम्मान, और जो दुनिया से मिलने वाला सम्मान होता है, उन दोनों की यहाँ पर बात की जा रही है। 5th पॉइंट बता देना, आत्म प्राप्ति या वास्तविकरण, ठीक है। ये जितने भी स्तर है ना, इनमें ये सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? व्यक्तिगत विकास, ठीक है, रचनात्मकता, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जीवन के जितने भी वास्तविक उद्देश्य होते हैं ना, उनको समझना, ठीक है। 5 पॉइंट हो जाएंगे, हमारा बहुत है। निष्कर्ष में बताएंगे कि मसलों का ये मानना था कि जो अधिकांश लोग होते हैं ना, वो इन सारे चरणों से गुजरते हैं वो, ठीक है। और इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने जितना भी बताया है, उसमें आप इसके बारे में और भी लिख सकते हो, और जितना भी आप लिखेंगे उतना बेटर है। बाकी जितना आप ये सारे पॉइंट तो मैंने लिख दिए हैं, बस निष्कर्ष में आप बता देना कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, उसमें जो सिद्धांत का जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जैसे आत्मसम्मान हो गया, ये तब तक ही होती है जब तक उस समय तक ही गौण रहती है, जब तक जो बेसिक नीड्स जो है वो इंसान की पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। ये 10-10 नंबर की टिप्पणियाँ आती हैं, जिसमें एक है लोक प्रशासन का महत्व और नौकरशाही का स्वरूप, ठीक है। दोनों ही करेंगे हम, ध्यान से देखना वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आ रही है
तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, शेयर भी कर देना। इंट्रो में आप बताएंगे कि लोक प्रशासन जो होता है वो सरकार की रीढ़ होती है, ठीक है, जो नीतियाँ लागू करने और जो आवश्यक सेवाएं होती हैं ना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में कार्य करती है। ये सरकार और नागरिकों के बीच में एक सेतु की तरह काम करती है, ब्रिज की तरह काम करती है, जो सुशासन और एक तरह से जवाबदेही इनकी होती है। अब हम एक एक करके इस पर इसका जो महत्व है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नीतियाँ बनाना, ठीक है। नीतियाँ बनाना, केवल योजनाएं बनाना इनका काम नहीं होता है, बल्कि लोक प्रशासन ही उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतार कर आम जनता तक पहुंचाते हैं। फिर सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाओं में क्या क्या आता है, ये नागरिकों के दैनिक जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं ना, जैसे जलापूर्ति, बिजली, ठीक है, परिवहन, स्वच्छता और सामाजिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करता है। फिर थर्ड है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा। पुलिस और प्रशासन तंत्र के माध्यम से जो आंतरिक शांति बनाए रखता है, जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है, ठीक है। फोर्थ, सामाजिक और आर्थिक विकास। लोक प्रशासन समाज के जो वंचित वर्ग कौन से होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, उनके रोजगार की गारंटी के लिए योजनाएं बनाते हैं और सब्सिडी के जो प्रभावी प्रबंधन द्वारा देश में जो आर्थिक समानता है उसको लागू करवाते हैं। फिर है प्रशासनिक स्थिरता। प्रशासनिक स्थिरता में जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, किसका होता है, सरकार का होता है, वो बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोक प्रशासन एक स्थायी तंत्र के रूप में राज्य के कार्यों को निरंतर जारी रखता है। तो ये तो हो गया हमारा लोक प्रशासन का महत्व के बारे में। इसमें निष्कर्ष थोड़ा सा लिख देना। इसके बाद हम बात करेंगे नौकरशाही का स्वरूप। तो ऐसे ही हम नौकरशाही के स्वरूप के बारे में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिख देना कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली होती है, ये भी, ठीक है, जो सरकार और जो बड़े संगठन होते हैं ना, सरकार और संगठन, इन दोनों में नीतियों को लागू करवाती है। इसका स्वरूप कैसा होता है, कठोर पदानुक्रम, लिखित नियम और श्रम विभाजन और योग्यता आधारित चयन पर आधारित होता है, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, लक्षण की बात करें तो पहला लिखेंगे हम लिखित नियम और प्रक्रियाएं, ठीक है। नौकरशाही में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं ना, वो सुव्यवस्थित और लिखित नियमों द्वारा ही संचालित होते हैं, जो फॉर्मल रूल्स होते हैं ना, उसके द्वारा। देन पद सोपान, हायरेसी। इसमें अधिकारियों का ना एक तरह से स्पष्ट पिरामिड होता है, जहाँ ऊपर से नीचे तक सत्ता का प्रभाव और जवाबदेही तय होती है। पद सोपान। अवैयक्तिकता, इम्पर्सनैलिटी। निर्णय जो होते हैं ना, वो व्यक्तिगत पक्षपात या भावनाओं से ऊपर उठकर कानून और नीतियों के आधार पर लागू होते हैं, ठीक है। फोर्थ लिख देना श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में जैसे कार्य की कुशलता के लिए कर्मचारियों को उनकी योग्यताएं और विशेषज्ञता के आधार पर ही विशेष कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है योग्यता आधारित भर्ती करवाना। तो अधिकारी और जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, उनका चयन जो एक वर्ड होता है भाई भतीजावाद, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट इनके बजाय उनकी जो शैक्षिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर इनका चयन होता था, ठीक है। निष्कर्ष हो जाएगा हमारा। निष्कर्ष में जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है मैक्स वेबर, उनको आधुनिक नौकरशाही का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आइडियल टाइप, आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है और इनको
इनकी कठोरता को कई बार लाल फीताशाही के रूप में भी आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो वो किसी भी आधुनिक राज्य के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन यहाँ पर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अनदर क्वेश्चन कर लेते हैं। नवीन लोक प्रबंधन सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात हो रही है। इन्होंने जो पारंपरिक कठोर नौकरशाही थी उनको निजी क्षेत्र की जो कार्य प्रणाली है, प्रतिस्पर्धा और परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड दृष्टिकोण में बदल दिया। इनके प्रभाव में जो प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, ठीक है, नागरिक केंद्रित सेवाओं की शुरुआत और प्रदर्शन आधारित बजट का समावेश इन्होंने शामिल किया। तो अब बात कर लेते हैं हम इनके प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभावों के बारे में। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप कुशलता और लागत। ठीक है, इसने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी व्यावसायिक प्रबंधन थे उन प्रबंधों में तकनीकों को लागू करके जो कार्य प्रणाली थी उसमें सुधार किया, जिससे अपव्यय कम हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड लिखेंगे आप प्रतिस्पर्धा और नवाचार। ठीक है, ठेकेदारी जो एक व्यवस्था होती थी, ठेकेदारी और जो अर्ध बाजार प्रणालियाँ थी उनके उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। तीसरा था इसका विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती थी ना उसको विकेंद्रित करके प्रबंधकों को अपने जो लक्ष्य होते थे उनको प्राप्त करने के लिए क्या ज़्यादा स्वतंत्रता देने लगे और उसको लचीलापन प्रदान किया गया। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर बात करेंगे हम नकारात्मक प्रभाव की। इसके नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े थे। सबसे पहला लिखेंगे हम मूल्यों का क्षरण। जो एनपीएम है, एनपीएम जो होते थे वो लाभ कमाने और दक्षता पर, मतलब स्पेशलिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान देते थे कि सामाजिक समानता, न्याय और जो सार्वजनिक हित होते हैं, ठीक है, ये जैसे लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं ना ये पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर सेकंड लिखेंगे आप जवाबदेही में कमी। ओके, सरकारी कार्यों का जो निजीकरण होता है ना और आउटसोर्सिंग से जो एक पारदर्शिता होती है ना वो घट जाती है, जिससे होता क्या है कि भ्रष्टाचार को रोकना या उसकी जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई होती है। ठीक है, थर्ड है प्रशासनिक विभाजन। ओके, जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियाँ होती है ना और संविदात्मक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के जो निर्माण से जो प्रशासनिक समन्वय होता है उसमें बाधा आने लगती है। ठीक है, फिर अल्पकालिक सोच। जो एनपीएम है उनके द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं ना उनको पूरा करने के दबाव में अक्सर जो कर्मचारी होते हैं वो दीर्घकालिक रणनीतियाँ, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती है ना उनको छोड़ के केवल जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं उनके जो रिजल्ट होते हैं उन्हीं पर ही जो है ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे आप। ये मैं बहुत हेडिंग बना रही हूँ बट आपको इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके आना, डिस्कस लिख देंगे, आपका ये आंसर आराम से बन जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सुशासन की चुनौतियों तथा मुद्दों का परीक्षण कीजिए। देखो, जैसा कि ये आप सुशासन शब्द से ही समझ सकते हैं, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस की बात होती है, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी एक शासन व्यवस्था है जो नागरिकों के कल्याण और उनके मानवाधिकारों की रक्षा और जो कानून का शासन है उसको सुनिश्चित करती है। भारत जैसा जो विशाल देश है ना, जो एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें सुशासन को कई तरह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक। ठीक है, ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जो सुशासन के सम्मुख जो चुनौतियाँ आती हैं
उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ, बस ये आप समझ जाना कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। पहला है भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही। ठीक है, इसमें पहला मुद्दा होता है कि भ्रष्टाचार है वो सार्वजनिक वितरण PDS योजना और विकास कार्य के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, फिर चुनौती क्या है इसके बीच में, जितने ज़्यादा नियम और जटिल प्रक्रियाएं बनेंगी ना, उनके कारण जो फाइलें होती हैं, फाइलों को अपने मतलब सही जगह पर पहुंचने में देर हो जाती है, जो आम नागरिकों के लिए परेशानी बन जाती है। ठीक है, सेकंड है कानून और नीतियाँ का अप्रभावी होना। ठीक है, अब इसका क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि सुशासन की कमी का एक बड़ा कारण होता है योजनाओं का खराब क्रियान्वयन, मतलब खराब तरीके से उनका क्रियान्वयन करना। और चुनौती क्या आती है इस मामले में? चुनौती ये आती है कि अक्सर नीतियाँ जो होती हैं वो सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उन्हीं नीतियों को ज़मीनी स्तर पर, जब प्रशासनिक जहाँ पर क्षमता पूर्ण तरीके से नहीं होती, तो उनके कारण उनका लाभ जो है वो हर वर्ग तक नहीं पहुँच पाता है। तीसरा बनाएंगे आप जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। ठीक है, इनके क्या मुद्दे बनेंगे? प्रशासनिक अधिकारी और निर्णयकर्ताओं में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। और चुनौती ये आ जाती है कि पारदर्शिता की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भाई भतीजावाद और सार्वजनिक जो धन का दुरुपयोग, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फोर्थ है राजनीति का अपराधीकरण। ये तो आप समझ ही गए होंगे हेडिंग से। इसमें मुद्दा क्या बनेगा? चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का बढ़ता दबदबा। और चुनौती क्या आएगी कि कानून का शासन और निष्पक्ष निर्णय की जो प्रक्रिया है उसको कमज़ोर कर देता है। जागरूकता की कमी किसमें? नागरिकों में। जब आम जनता अपने मूल अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और चुनौती ये होगी कि जब तक नागरिक अपने अधिकारों जैसे सूचना का अधिकार, इनके प्रति अगर सचेत नहीं होंगे, या फिर तब तक सरकार को जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सिक्स्थ है न्याय प्रणाली में देरी। ठीक है, अदालतों में जो मुकदमे हैं बहुत सारे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, चुनौती में बल्कि देरी से मिला न्याय अन्याय के समान ही होता है। तो ये उक्ति के अनुसार जो न्याय में जब ज़्यादा देरी हो जाती है तो वो भी सुशासन की राह में एक बड़ा अवरोध बन जाता है। ओके, देन हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में बताएंगे कि जो सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर ई-गवर्नेंस, ठीक है, इसका उपयोग हो, मजबूत नागरिक समाज हो और अधिकारियों का जो प्रदर्शन के लिए एक मूल्यांकन, एक ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए जहाँ पर अधिकारी जो जिस तरह से काम करते हैं उनका भी मूल्यांकन किया जा सके, मतलब उनको भी जनता जो है एक सर्टिफिकेट दे सके कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ ये वाला करेंगे हम, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि 1960 के दशक के अंत में उभरा नवीन लोक प्रशासन परंपरागत जो प्रशासनिक ढांचा था ना, उसके मॉडल के स्थान पर अधिक से अधिक जन केंद्रित, लचीला, ठीक है, और उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में फटाफट से लिख देते हैं। विशेषताएं में हम बताएंगे, पहला है प्रासंगिकता, रेलेवेंस। नवीन लोक प्रशासन जो है वो समकालीन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा और इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रशासन को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के अनुकूल बनाना। ठीक है, मूल्य उन्मुखी,
ये जो तथ्य आधारित और राजनीतिक प्रशासन का जो विभाजन होता है ना, ये जो अवधारणाएं हैं इनको ये अस्वीकार करता है, जिससे इनके अनुसार प्रशासन का जो कार्य होता है वो केवल कार्यकुशलता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि जो मानवीय और नैतिक मूल्य होते हैं ना, उनको भी बनाए रखना होता है। फिर है सामाजिक समता और न्याय। अब यहाँ पर इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य जो होता है वो समाज के जो कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए न्यायपूर्ण तरीके से जो भी संसाधन हो सकते हैं या जो भी सेवाएं हो सकती हैं उनका ठीक तरीके से वितरण करना। ठीक है, जन सहभागिता, ये हेडिंग्स नोट कर लेना आप लोग वीडियो देखते देखते। और जवाबदेही, ठीक है, मतलब ये नागरिकों को भी केवल सेवाओं का प्राप्त करता है। मतलब नागरिकों को ऐसे नहीं समझता है कि जो सरकार सेवाएं दे रही है बस नागरिक उनको यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लायक नहीं समझता है, बल्कि उनको निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भागीदार के रूप में देखता है। ठीक है, फिफ्थ है परिवर्तनशीलता। ये एक स्थिर और रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक और तकनीकी जो परिवर्तन होते हैं ना, उनको अपनाने वाली एक परिवर्तनशील प्रणाली है। फिर है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब ये सत्ता और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ना, उसको उच्च अधिकारी तक सीमित रखने के बजाय जो निचले स्तर तक स्थानांतरित करने का समर्थन करता है, जिससे प्रशासन जो है वो जनता के ज़्यादा करीब पहुंचता है और एक तरह से दोनों में एक सामंजस्य बैठता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, निष्कर्ष लिख देंगे और इसके साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक।